प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर की और आज का हमारा टॉपिक है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जीव अपनी विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों यानी पर्यावरण के एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये अनुक्रियाएं जीव को उस वातावरण में स्थित आवास में अच्छे से रहने में मदद करती हैं। तो ये मदद जो है, ये अनुक्रियाएं अनुकूलन कहलाती हैं। अब अनुकूलन को यहाँ पे और अच्छे से समझिए। अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। बच्चों, जीव का कोई ऐसा गुण, चाहे वो आकारिकी हो यानी उसके शरीर में कोई परिवर्तन आ जाए, कार्य की हो यानी उसके शरीर की जो क्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन आ जाए, या व्यवहारिक हो या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, कोई भी ऐसा गुण जो उसे उसके आवास में जीवित बने रहने के लिए और जनन करने योग्य बनाता है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। बच्चों, ये अनुकूलन अचानक ही उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये उनके विकास का जो लंबा समय है, उसमें विकसित हुए हैं और ये अब क्या हो गए हैं, उनके जीन में इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये आनुवंशिक रूप से उनकी जातियों में स्थिर हो गए हैं। यानी कि अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसमें ऐसे गुण, ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि जीव को उसके आवास में, उसके पर्यावरण में रहने योग्य बनाते हैं। तो उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये इस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, जो ऊंट है वो रेगिस्तान में बहुत अच्छे से रह सकता है, या रेगिस्तान का जहाज ऊंट है, क्योंकि ऊंट के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो कि उसे रेगिस्तान में अच्छे से रहने, अच्छे से सरवाइव करने योग्य बनाते हैं। जैसे उसके गद्दीदार पैर हैं, ठीक है, वो उसको वहां चलने फिरने रहने योग्य बनाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं ऊंट के जो उसे वहां रहने योग्य बनाते हैं। चलो बच्चों, और धीरे धीरे हम आगे और उदाहरण देखेंगे तो आपको और क्लियर ये हो जाएगा। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं कंगारू चूहा। कंगारू चूहा कंगारू चूहा उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में रहता है। ये क्या करता है, अपने जो इसके पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे करता है, अपनी जो वसा है, अपनी जो आंतरिक वसा है उसका ऑक्सीकरण करता है। वसा के ऑक्सीकरण से बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें पानी मिलता है। तो अपनी पानी की पूर्ति ऐसे करता है। साथ ही साथ उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के लिए जल का बहुत कम जल ये यूज करता है। क्या करता है, इसका जो यूरिन होता है उसे कंसंट्रेट कर लेता है, अपने मूत्र को सांद्रित कर देता है, जिससे कि इसको उत्सर्जन करने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। दूसरा बहुत कॉमन सा एग्जांपल है मरुस्थलीय पादपों में। आप छोटी क्लासेस से ही साइंस में इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। मरुस्थलीय पादपों में कैसे अनुकूलन होता है, अनेक मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा या क्यूटिकल होती है, उसमें धसे हुए स्टोमेटा होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम हानि हो। उनका प्रकाश संश्लेषी CAM पाथ होता है, CAM पथ, काम पथ होता है, जिसके कारण उनके जो रंध्र है दिन के समय बंद रहते हैं और रात को खुलते हैं। कुछ मरुस्थलीय पादपों जैसे ओपेनशिया, कैक्टस आदि में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं और जो उनका तना है वो मोटा, हरा और मांसल हो जाता है, और यह तना ही प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ये देखो, ये बेटा, ये वो है मरुस्थलीय चूहा और ये है आपका कैक्टस।
ठीक है, ये जो हरा हरा दिख रहा है ये इसका तना है, और जो कांटे नुमा ये पत्तियां इसकी पत्तियां हैं, और इसमें जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत गहराई तक जाता है, ताकि जमीन की गहराइयों से ये पानी और खनिज लवणों का अवशोषण कर सके। बच्चों, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं, ताकि ऊष्मा की जो हानि हो वो बहुत कम हो, और ये कहलाता है एलन का नियम। एलन का नियम ये हमने कन्फर्मर्स में भी देखा था। ठीक है, कन्फर्मर्स में भी देखा था क्योंकि इनके कान और कन्फर्मर्स जो बाहर के उसके साथ पर्यावरण के साथ वातावरण के साथ टेम्परेचर के साथ अपने शरीर का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, तो क्या होता है, तो कन्फर्मर्स वो होते हैं ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद छोटे होते हैं, ठीक है, ताकि ऊष्मा की हानि कम हो। ये एलन का नियम कहलाता है। ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसे जो स्तनधारी होते हैं, इनके त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, और ये इंसुलेटर का काम करती है। अब हम बात करते हैं उच्च तुंगता वाले मनुष्यों में अनुकूलन, यानी वे मनुष्य जो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में रहते हैं उनमें भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3500 मीटर से अधिक, जैसे हिमाचल के मनाली के पास रोहतांग दर्रा है जो कि बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं उनमें से बहुत लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस यानी तुंगता बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जी मचलने लगता है, थकान लगती है, हृदय स्पंदन होने लगता है, और इसका कारण क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का कम होना, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाती है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। लेकिन धीरे धीरे जब वहां पर रहने लगते हैं तो कुछ टाइम बाद आपका जो शरीर है वो वहां के वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाता है, और ये बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए शरीर क्या करता है, शरीर को ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है तो शरीर आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका उत्पादन बढ़ा देता है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ा देता है, और हीमोग्लोबिन की जो बंधनकारी क्षमता है उसको घटा देता है, और श्वसन दर को बढ़ा देता है, जिससे जो ऑक्सीजन की जो उपलब्धता कम है उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो हो जाती है। बच्चों, मरुस्थल की छिपकलियों में व्यवहारिक अनुकूलन पाया जाता है। कैसे? मरुस्थल की छिपकलियां जब तापमान कम होता है तो वो धूप सेक लेती हैं, और तापमान अधिक होता है तो वो छाया में छिप जाती हैं। इसके अलावा बच्चों, जैव रासायनिक अनुकूलन के उदाहरण भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया वे बैक्टीरिया हैं जो तप्त झरनों और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकासों में रहते हैं, जहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। क्योंकि इनकी जो एंजाइम्स होती हैं वो स्पेशल टाइप की होती हैं, ठीक है, यानी उनके जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें अनुकूलन हो जाता है, और वो उन्हीं आवासों में फलते फूलते हैं। मतलब उनके जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं वो हमारे जैसे नहीं होते हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। इसके अलावा कुछ मरुस्थलीय जंतु दिन में जब बहुत गर्मी होती है तो वो बिलों में रहते हैं, जैसे सांप और चूहा। जो केंचुआ है वो मिट्टी में रहता है तो वो नम त्वचा से सांस लेता है, और मेढक के जो पश्चपाद होते हैं उसमें जाल युक्त उंगलियां होती हैं ताकि वो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो सके। मछलियों का शरीर धारा रहित होता है जो तैरने के लिए अनुकूलित होता है, लेकिन स्क्विड और ऑक्टोपस ये रहते पानी में है, इनका शरीर धारा रहित नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो समुद्र की तलहटी में रहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष होते हैं वो कोन शेप होते हैं, ताकि वहां बर्फ जब पड़ती है तो उसकी शाखाओं को नुकसान न हो और बर्फ फिसल के
गिर जाती है ताकि पौधे को कोई नुकसान न हो। जलीय पौधों का तना लंबा, हल्का और खोखला होता है। ये जलीय पौधों का अनुकूलन है। पहाड़ी बकरों के मजबूत खुर पहाड़ी ढलानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। हिरन के लंबे कान और पार्श्व में स्थित आंखें, कठोर तनों को चबाने के लिए मजबूत दांत आदि हिरन के ग्रेजिंग इन्वायरमेंट में रहने के अनुकूलन का उदाहरण है। बच्चों, ये तो कुछ उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य उदाहरण भी हैं जो कि बताते हैं कि ये जीवधारी इस परिस्थिति में रहने के लिए अनुकूलित है। तो इस प्रकार आप और अगर यदि पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अनुकूलन करने के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, और अनुकूलन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अच्छे से अपने आवास में रह सकता है और जनन कर सकता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन और समष्टि की।